बेटी राधा, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारी माँ की दवाई लेकर तुरंत वापस आ जाएंगे। बस 2 दिन में हम दोनों लौट आएंगे। माँ, बाबा, आप दोनों अभी मत जाइए। 2 दिन बाद तक बारिश का मौसम और खराब हो सकता है। नदी भी कभी भी उफान पर आ सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी तू चिंता मत कर, हमें बस शहर से दवाई लेकर लौटना है। तेरे पिता मेरे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा, अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो? बेटी राधा, तेरी माँ की भी तो तबीयत खराब है। उसकी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अगर दवाई नहीं लाई तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तू बस अपनी छोटी बहन सुमन का ध्यान रखना। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। दीदी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? माँ और बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे। तू नहीं समझती सुमन, इन दिनों नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। मुझे बस डर लग रहा है। देखो बेटियों, हम दोनों 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तब तक तुम दोनों घर पर रहना और किसी बात की चिंता मत करना। और राधा, तू अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। आप जल्दी वापस आना माँ। जरूर बेटी, अब हमें देर हो रही है। दोनों ने अपनी बेटियों को प्यार किया और घर से निकल पड़े। उस समय आसमान साफ था और रास्ते में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। राधा और सुमन घर के बाहर खड़ी होकर अपने माता पिता को दूर जाते हुए देखती रहीं। जाते जाते रामशरण ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और राधा ने भी हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन शाम होते होते आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! सुमन ने घबरा कर पूछा। दीदी, माँ और बाबा अभी तक क्यों नहीं लौटे? शायद रास्ते में रुक गए होंगे। बारिश थोड़ी कम होगी तो आ जाएंगे। लेकिन बारिश कम होने के बजाय और तेज होती चली गई। उधर रामशरण और उनकी पत्नी शहर से दवाई लेकर वापस लौट रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामशरण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम घबराना मत, बस थोड़ी देर की बात है। हम नदी पार करके घर पहुंच जाएंगे। रामशरण ने नदी की तरफ देखा। पानी तेजी से बह रहा था, लेकिन घर पहुंचने की चिंता में उन्होंने नाव आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक नदी की लहरें बहुत तेज हो गईं। रामशरण चिल्लाए, संभल कर बैठो! लेकिन अगले ही पल नदी की एक तेज लहर से नाव पलट गई। रामशरण और उनकी पत्नी नदी के तेज बहाव में बह गए। उधर घर पर राधा और सुमन अपने माता पिता का इंतजार कर रही थीं। सुबह हो गई। सुबह भी दोनों वापस नहीं आए। राधा का दिल घबराने लगा। वो बार बार नदी की तरफ देखने लगी। तभी गांव के कुछ लोग भागते हुए उनके घर की तरफ आए। राधा, सुमन, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मेरे माँ बाबा कहाँ हैं? कल रात नदी में उनकी नाव पलट गई थी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन भी रोते हुए राधा से लिपट गई। कुछ देर बाद गांव वालों को नदी किनारे रामशरण और उनकी पत्नी के शव मिले। पूरे रूपपुर गांव में मातम छा गया। राधा और सुमन के सिर से एक ही पल में माता पिता का साया उठ गया। सुमन तो रो रोकर बेहाल थी और राधा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि अब रोने का समय नहीं है। अगर वो टूट गई तो उसकी छोटी बहन अनाथ हो जाएगी। माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब घर का सन्नाटा पसरा, तो 20 साल की राधा के कंधों पर अचानक पूरे घर का बोझ आ गया। दुखों का पहाड़ अभी कम नहीं हुआ था कि एक दोपहर उनके आंगन में गांव के रसूखदार और क्रूर जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के 2 लठैत आकर खड़े हो गए। राधा, कहाँ मर गई? बाहर निकल! एक लठैत ने चिल्लाकर कहा। राधा डरते हुए बाहर आई। उसके पीछे छिपकर सुमन भी खड़ी हो गई। तभी ठाकुर विक्रम सिंह आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला
और राधा के सामने लहराते हुए कहा, राधा, तेरे बाप ने तेरी माँ के इलाज और खेती के लिए मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अब वो तो रहा नहीं, तो ये कर्ज कौन चुकाएगा? ठाकुर साहब, पिताजी ने कर्ज लिया था, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके पाई पाई चुका दूंगी। मेहनत करके 2 लाख रुपए चुकाने में तेरी उम्र निकल जाएगी लड़की। मुझे अगले 3 महीने में मेरा पूरा पैसा ब्याज समेत चाहिए। अगर नहीं दे पाई तो नदी किनारे की तुम्हारी वो जमीन मेरी हो जाएगी और ये घर भी मैं अपने नाम करवा लूंगा। ठाकुर की धमकी सुनकर राधा रोने लगी। ठाकुर चला गया, लेकिन दोनों बहनों के जीवन में एक ऐसा अंधेरा छोड़ गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब राधा के सामने 2 चुनौतियां थीं। एक तो घर का खर्च चलाना और सुमन की स्कूल की फीस देना, और दूसरी तरफ ठाकुर का वो भारी भरकम कर्ज चुकाना। राधा ने हार नहीं मानी। उसने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया। वो नदी किनारे जाती, वहां से मछुआरों से ताजी मछलियां खरीदती और उन्हें सुबह सुबह गांव के बाजार में बेचती। इसके बाद वो दोपहर में दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और रात को घर लौटकर सुमन के लिए खाना बनाती। राधा दिन रात एक कर रही थी। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, पैर सूज जाते थे, लेकिन वो सुमन के सामने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं होने देती थी। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, सुमन, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तक तेरी बड़ी बहन जिंदा है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। अगले दिन सुमन स्कूल से पढ़ाई करके घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सरपंच के 2 लठैत आपस में बैठे बातें कर रहे थे। सुमन उन्हें देखते ही थोड़ी दूर रुक गई। वो घर जाने ही वाली थी कि तभी पहले लठैत की आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे भाई, सरपंच ने भी खूब फंसाया है रामशरण की दोनों बेटियों को। फंसाया नहीं है, समझदारी दिखाई है। रामशरण ने जो कर्ज लिया था, अब उसकी बेटियां चुकाएंगी। लेकिन दोनों बहनों के पास इतने पैसे हैं ही कहां? इसीलिए तो मजा आएगा। पैसे नहीं दे पाई तो नदी किनारे की जमीन और उनका घर सरपंच के नाम हो जाएगा। मतलब सरपंच को 2 लाख रुपए के साथ साथ जमीन और घर भी मिल जाएगा? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों को यह भी नहीं पता कि उनके पिता का असली हिसाब क्या है। क्या मतलब? मुझे सरपंच ने खुद बताया है। रामशरण ने कई साल पहले कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया था, लेकिन पुराने कागजों में ऐसा हिसाब बनाया गया है कि आज भी 2 लाख रुपए बाकी दिख रहे हैं। वाह रे सरपंच, गरीब की मजबूरी का भी पूरा हिसाब रखता है। दोनों लठैत वहां से चले गए, लेकिन पेड़ के पीछे खड़ी सुमन की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसने मन ही मन कहा, तो दीदी के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है ही नहीं। सरपंच झूठे कागज दिखाकर हमारा घर और जमीन हड़पना चाहता है। सुमन तुरंत घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि राधा आंगन में घर साफ कर रही थी। राधा ने सुमन को देखते ही पूछा, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रही है? सुमन ने बिना कुछ छिपाए सारी बात राधा को बता दी। राधा कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, सुमन, अगर ये बात सच है तो हमें सरपंच के सामने अपने पिता का असली हिसाब मांगना चाहिए। लेकिन दीदी, हमारे पास कोई कागज तो है नहीं। राधा ने कहा, कागज नहीं है, लेकिन सच जरूर है, और सच को हमेशा किसी न किसी रास्ते से सामने आना ही पड़ता है। अगली सुबह राधा और सुमन सीधे सरपंच के घर पहुंच गईं। सरपंच चारपाई पर बैठा था। दोनों बहनों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरपंच बोला, आओ राधा, क्या हुआ? कर्ज चुकाने के पैसे लेकर आई हो क्या? नहीं सरपंच जी, हम पैसे लेकर नहीं, अपने पिता के कर्ज का असली हिसाब पूछने आई हैं। हिसाब तो तुम्हें पहले ही बता दिया गया है, 2 लाख रुपए और ब्याज। लेकिन हमारे पिता ने पहले ही कर्ज का बहुत सारा पैसा चुका दिया था। सरपंच का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया, फिर वो बोला, तुम बच्ची हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है।
बच्ची हूँ, लेकिन हिसाब समझ सकती हूँ। अगर कर्ज इतना ही है तो हमारे पिता ने जो पैसे दिए थे उनका हिसाब कहाँ है? सरपंच कुछ नहीं बोला। सरपंच जी, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे पिता की मेहनत की जमीन हमसे छीन ले। आप हमें हमारे पिता के कर्ज का पूरा हिसाब दिखा दीजिए। अगर हम पर सच में 2 लाख रुपए बाकी हैं, तो हम अपनी पूरी मेहनत से उसे चुकाएंगे। लेकिन अगर हिसाब गलत हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम मुझे हिसाब सिखाओगी? नहीं सरपंच जी, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। इतने में सरपंच का बूढ़ा मुंशी वहां आ गया। उसने दोनों बहनों की बात सुनी तो कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, सरपंच जी, शायद अब सच बता देना ही ठीक होगा। क्या सच? मुंशी ने कहा। रामशरण जी ने आपके कर्ज का ज्यादातर पैसा बहुत पहले चुका दिया था। मेरे पास पुराने बही खाते में उसका पूरा हिसाब मौजूद है। सरपंच घबरा गया। तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैंने इतनी साल आपके लिए हिसाब लिखा है, लेकिन अब मैं किसी गरीब की जमीन उसके असली मालिक से छीनने में आपका साथ नहीं दे सकता। मुंशी अंदर गया और कुछ पुराने बही खाते लेकर वापस आया। उसने किताब खोलकर कहा, देखिए राधा बेटी, ये तुम्हारे पिता रामशरण के नाम का हिसाब है। उन्होंने कर्ज की रकम लगभग पूरी चुका दी थी, बस थोड़ी सी रकम बाकी थी। लेकिन बाद में ब्याज जोड़कर रकम बढ़ाई गई और पुराने भुगतान को नए हिसाब में नहीं दिखाया गया। तो हमारे पिता की जमीन और घर पर कोई कर्ज नहीं था? इतना बड़ा कर्ज तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन सरपंच जी ने तो कहा था कि 2 लाख रुपए बाकी है। वही तो गलत हिसाब है। सरपंच समझ गया कि अब उसका झूठ छिप नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधा ने मुंशी से पूछा, क्या ये बही खाता सिर्फ हमारे पिता का है? नहीं बेटी, इसमें गांव के कई लोगों का हिसाब है। क्या उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है? मुंशी ने सिर झुका लिया। हाँ, बहुत से लोगों ने पैसा चुका दिया, लेकिन इनके पुराने भुगतान हिसाब में नहीं जोड़े गए। अब राधा और सुमन को समझ आ गया कि ये सिर्फ उनके घर की बात नहीं थी। पूरे गांव के कई गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ था। राधा ने कहा, तो हमें ये सच सबके सामने लाना होगा। सरपंच बोला, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास झूठ नहीं, सच है। उसी दिन राधा और सुमन गांव के स्कूल के शिक्षक के पास गईं। उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई। शिक्षक ने पुराने बही खाते को देख के तुरंत कहा, ये मामला अकेले गांव में बैठकर तय नहीं होगा, इसे अधिकारियों तक पहुंचाना जरूरी है। अगले दिन शिक्षक, राधा, सुमन कार्यालय पहुंचे। वहां अधिकारियों ने पुराने बही खाते और सरपंच के कर्ज के कागजों की जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद जांच पूरी हुई। जांच में सामने आया कि सरपंच ने कई गरीब परिवारों के पुराने भुगतान छिपाकर उनके ऊपर झूठा कर्ज दिखाया था। राधा और सुमन के पिता रामशरण का कर्ज भी लगभग पूरा चुका हुआ था। अधिकारी ने राधा से कहा, तुम्हारे पिता की जमीन और घर पर सरपंच का कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन तुम्हारे परिवार की है। राधा की आंखों से आंसू निकल आए। दीदी, अब कोई हमारा घर नहीं छीन सकता। हाँ सुमन, लेकिन ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है। पूरे गांव के लोगों को उनका हक वापस मिलेगा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। नदी किनारे उनका छोटा सा घर अब भी वैसा ही था, लेकिन आज पहली बार उस घर में डर नहीं था। उन्हें अपने माता पिता की याद जरूर आती थी, लेकिन अब उनके दिल में एक सुकून था।